हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम्स के हमने क्या क्या देख लिया था। फिलहाल तो पहले सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे हेडिंग डाल दी थी हमने, इसको हटाएंगे और सीधा जो टॉपिक की हेडिंग होगी वही होगी। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो देखते हैं एक बार। नेचुरल नंबर्स देख लिए थे, बिल्कुल देख लिए थे। होल नंबर देख लिए थे, बिल्कुल देख लिए थे। इंटीजर्स देख लिए थे, देख लिए थे। इंटीजर्स के रूल भी देखे थे, है ना। इसके अलावा क्या देखा था हमने? रेशनल नंबर्स देख लिए थे, देख लिए थे। इरेशनल नंबर देख लिए थे, ये भी देख लिए थे। नंबर लाइन देख ली थी, नंबर लाइन भी देख ली थी। प्लेस वैल्यू देख ली थी, प्लेस वैल्यू भी पढ़ लिया था। फेस वैल्यू देख ली थी, फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया था। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो भी देखा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले शुरुआत जहाँ से करेंगे वो होगा रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रियल नंबर से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है अपने लिए, और वो है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या चीज़ है वो? वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपनी हेडिंग पढ़ जानी चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हेडिंग डालनी है? डेसिमल एक्सपेंशन। एक बार मैं इसको सेट करूं यार, बस। अब सवाल ये आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमने ये 7 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या है? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, होल नंबर भी बोल सकते हैं, है ना। 7.2 अगर मैंने लिख दिया तो एक तरीके का डेसिमल नंबर हो गया, है ना। क्यों हो गया डेसिमल नंबर? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। इसको कैसे रीड करेंगे? जो मैंने लिखा है 7.2, ठीक है। तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि किसी नंबर को डेसिमल के बाद कैसे लिखेंगे उसका तरीका, ठीक है। किसी भी नंबर को डेसिमल के बाद कैसे लिखना है, किसी भी नंबर को डेसिमल के बाद कैसे लिखना है, ये चीज़ हमें हमारी डेसिमल एक्सपेंशन बताने वाली है। ये चीज़ हमें हमारी डेसिमल एक्सपेंशन बताने वाली है। जैसे कि अगर मैं पूछूं 5/3 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। लेकिन अब जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा जो कि डेसिमल जहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली 7.2 था, इसको मैं 72/10 बोल सकता हूँ, जो कि 7.2 आगे आके बन जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ये जो हम बार बार यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल आएगा। तो डेसिमल के बाद किसी नंबर को कैसे लिखना है वो हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। वो हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो शुरुआत कर देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। और सबसे ज़रूरी चीज़, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं डेसिमल एक्सपेंशन? दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, बता दी जाए तो। सबसे पहले जो आती है वो आती है टर्मिनेटिंग। सबसे पहले आ जाती है टर्मिनेटिंग। अभी मतलब समझेंगे इसका। उसके बाद आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जैसे कि यार ऊपर हमने देखा था
72/10 करा। तो जब मैं 72 को 10 से डिवाइड करा ना, जब मैंने कुछ ऐसा करा हुआ, ये 72 है, इसको 10 से डिवाइड करा, तो मुझे डेसिमल में आंसर तो मिला, 7.2 मिला, लेकिन डेसिमल यानी कि अपना पॉइंट जो आया, उसके कहीं ना कहीं बाद अपना आंसर, या कह लो जो मुझे क्वेश्चन मिला 72 को 10 से डिवाइड करने के बाद, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया या टर्मिनेट हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो यार 8/5 है। अब मैं पूछूं कि भाई 8 को 5 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 1.6 मिलेगा। क्या मिला? 1.6 मिला। डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पे अपना आंसर खत्म हुआ है, टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, जो एक फिक्स्ड डिजिट पे खत्म हो जाए, कोई सा भी फिक्स डिजिट हो सकता है वो, है ना, हो सकता है 1.25 कहीं पे अपने को देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 आया, फिर 5 आ गया, खत्म हो गई डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं, खत्म का मतलब टर्मिनेट हो रही हैं, उनको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस बोल लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखें, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? 1/2। 1/2 कैसे? अरे यार, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो 0.5 आएगी, इसलिए डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो गया ना, एक डिजिट आया डेसिमल के बाद 5 और ख़त्म हो गया, वहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। ऐसे ही और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? 5/4 ले। 5/4 कितना होगा? 1.25 हो जाएगा क्या? बताऊँगा। 1.25 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं पे तो टर्मिनेट हो गया ना। ये भी डेसिमल के बाद 2 आया, फिर 5 आया, कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट हो गया मेरा भाई, है ना। तो ये होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो गई, तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी होती होंगी जो ख़त्म ना हो। हाँ, जैसे कि मान लो 0.333 है, ये चलता ही जा रहा है भाई। हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, यही मिल रहा है हमें बार बार, 0.3333333। ठीक है, या क्या हो सकता है? या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि यार हमें मिले 3.1415, आगे कुछ और नंबर, फिर कुछ और, 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 फिर कुछ और। ठीक है, तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अपने नंबर के बाद जब पॉइंट आया, डेसिमल आया, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। एन पॉइंट ABCDEFGH फलाना नीम का आगे सब कुछ। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अच्छा, ये भी दो तरीके की होती है, बिल्कुल। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहले एक चीज़ को ध्यान से सुनना, मैं नॉन टर्मिनेटिंग को NT से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती हैं। पहली कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो समझ गए कि हमने अपने किसी नंबर को, किसी डिविडेंड को जब डिवाइजर से डिवाइड करने पहुंचे, तो हमें आंसर मिला अपना कुछ, ठीक है, m पॉइंट। अब वो इस पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आया जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा कहीं पे। जैसे यहाँ पे 1.25 5 पे खत्म हो गया था, 7.22 पे खत्म हो गया था, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब समझाओ सर। जैसे कि यार 1/3 है, अब मैं 1 को जब 3 से डिवाइड करने जाऊँगा, तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन में मिलेगा 0.3, फिर से 3 मिलेगा, फिर से 3 मिलेगा, फिर से 3 मिलेगा, फिर से 3 मिलेगा, और ये 3 मिलता ही रहेगा मुझको, ये 3 मुझको मिलता ही रहेगा। तो डेसिमल के बाद पहली बात तो अपनी एक्सपेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है, बार बार 3 मिल रहा है, बार बार 3 मिल रहा है, और बार बार सेम नंबर मिल रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार मिल रहा है।
तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.1 को 3 से डिवाइड करके देखना घर पे, तो 0.3333 मिलेगा। और जो नंबर रिपीट हो रहा होता है ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकता है, देखो 7/6, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.166 पे बार है यहाँ सिर्फ, यानी कि इसका आंसर कुछ ऐसा होगा 1.16666 एंड सो ऑन, 6 ही आता जाएगा आगे, सिर्फ 6 पे बार लगाए। अगर पूरा कुछ ऐसा होगा ना 2.75, तो इसका मतलब होता क्या 2.75 75 75 75 एंड सो ऑन, 75 रिपीट होता रहता, ठीक है। लेकिन अपने में सिर्फ 1.16 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो 1.1 के बाद 6 रिपीट होगा, 6 रिपीट होता जाएगा। तो ये हमने देख ली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके अपना पाई है, हम सब जानते हैं। 10th तक की मैथ्स तो सबने पढ़ी होगी, है ना। 10th तक की मैथ्स सबने पढ़ी होगी, 11th में बायो ली होगी, उससे पहले थोड़ी तुमने वो ले ली होगी बायो, है ना। 10th तक की मैथ्स तो सबने पढ़ी होगी, तो हम जानते हैं पाई भी कुछ होता है। और इसकी हम क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते थे 3.14, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो वो हमें कुछ 3.1415 एंड सो ऑन मिलती जाएगी। डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होगी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ डिजिट रिपीट भी नहीं होगा। कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा हमें जिस पैटर्न में डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे। हमें ऐसा कोई भी फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा जिसमें हमारे डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों, डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं हो रही डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, और नॉन रिपीटिंग हो गया, क्यों, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो पाई, एक एग्जांपल पाई हो गया 3.1415 और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। और क्या हो सकता है, √2 देखो, √2, अच्छा हाँ 1.41421 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल हमने देख लिए, हमने एग्जाम्पल देख लिए टर्मिनेटिंग के, हमने एग्जाम्पल देख लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। तो डेसिमल एक्सपेंशंस अपनी कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। ब्रॉडली डेसिमल एक्सपेंशंस को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गई टर्मिनेटिंग, एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सी, जो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी, जो डेसिमल के बाद कहीं ख़त्म ही नहीं होती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी होती है, जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पे 1 डिजिट या 2 डिजिट या कुछ ना कुछ 3 डिजिट, सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि 1/3 में हमने देखा 0.3333 आ रहा था, जो नंबर रिपीट हो रहा था उसके ऊपर बार लगा दिया। 7/6 में हमने देखा आंसर आया 1.16666 रिपीट हो रहा था, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रही, दूसरी चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही। पाए 22/7 होता है, करके देखना, यही आती जाएगी वैल्यू, कुछ रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। √2, ये होती है √2 की वैल्यू, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने जाएँ, ना कुछ टर्मिनेट होगा ना कुछ रिपीट होगा, ना कुछ टर्मिनेट होगा ना कुछ रिपीट होगा, ना ही कुछ टर्मिनेट होगा ना ही कुछ रिपीट होगा, ना ही कुछ टर्मिनेट होगा और ना ही कुछ रिपीट होगा। ये अपनी टर्मिनेटिंग थी, 1 डिजिट आया डेसिमल के बाद खत्म, 5/4, 2 डिजिट आया डेसिमल के बाद खत्म, टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो 2 तरीके की हमारी डेसिमल एक्सपेंशंस थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन से हमको पता चलता है
कि नंबर जो है हमारा वो रेशनल है या इरेशनल है। ये कैसे पता चलेगा? मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी कि अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी उसके रूल भी डिस्कस करने हैं। अभी हमें उनके रूल भी डिस्कस करने हैं, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें। ठीक है, आओ वही देखते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने बोली है कि डेसिमल एक्सपेंशन से हमें पता चलता है कि हमारा नंबर रेशनल है या इरेशनल है। दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, क्या होता है रेशनल नंबर? क्या 5/7 रेशनल नंबर होगा? बताओ। होगा। क्या 2/3 होगा? होगा। क्या √3 होगा? नहीं, ये रेशनल होगा। ठीक है, तो ये अपना रेशनल था। ठीक है, ये रेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल है। और रेशनल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8/5 ले लेते हैं, ये भी रेशनल है। ठीक है, दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर हैं, ध्यान से सुनना ये बात, दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर हैं, डेसिमल एक्सपेंशन तो सबकी होगी कुछ ना कुछ। हाँ, होगी। तो यार, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, या फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर हैं, 8/5 रेशनल है क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि 1.6 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। तो क्या मेरी बात जो मैं बोल रहा था वो सही है? बिल्कुल सही है। 5/7 निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, क्या है? 0.6666 है ना? निकाल के देखना क्या आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही जाएगा और रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो क्या मेरी बात सही है? देख लेना, जितने भी रेशनल नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो, घर पे करके देखना लेक्चर के बाद, जितने भी रेशनल नंबर दिमाग में आ रहे हो सबकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखना, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर कितनी तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ी थी? कितनी तरीके की बताओ? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कितनी तरीके की थी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि टोटल 3 तरीके की। बिल्कुल। तो एक ही बची डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब ये बात, ये जो मैंने इतना लिख दिया है कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर होगा मेरे भाई, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दुनिया का कोई भी इरेशनल नंबर अगर होगा, उसी की डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, अब हम पूछ जाते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, कहीं ना कहीं रियल नंबर। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे रियल नंबर बताना था। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन क्यों बताया? क्योंकि मुझे रियल नंबर बताना था। डेसिमल एक्सपेंशन तो वैसे ही बताना था, देखो वो बात अलग है, लेकिन पहले डेसिमल एक्सपेंशन क्यों बताया? क्योंकि अब रियल नंबर बताऊंगा, अब आगे के टॉपिक लेके आऊंगा तो समझने में बहुत अच्छा लगेगा और आसानी होगी। तो रियल नंबर जो है ना अपने, उनकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। रियल नंबर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रियल नंबर, पहली बात तो रियल का मतलब क्या होता है? जो वाकई में हो, जिनका वाकई में कुछ ना कुछ अस्तित्व, जिनका वाकई में कुछ ना कुछ अस्तित्व। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं नहीं, हाँ मतलब रियल तो होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी बोल देंगे। दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which can be represented on the number line
रियल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, रियल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो नंबर रियल नंबर होगा। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर। अब इन रियल नंबर जो है नंबर लाइन पे उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे सवाल सुनना और उन सवालों के जवाब दे। क्या हम नेचुरल नंबर्स को क्या हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं क्या? यस, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम होल नंबर को कर सकते हैं? बता। हाँ, होल नंबर्स को भी कर सकते हैं। क्या हम इंटीजर्स को कर सकते हैं? अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर को, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो भाई तुमने पहला लेक्चर देखा नहीं है, पहला लेक्चर देखो। और अगर पहला लेक्चर देखा है तो उसके नोट्स खोल के देखो। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, पहला लेक्चर भी देख रखा है, तो नोट्स रिवाइज नहीं करने हैं तुमने या फिर तो ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने पढ़ा था हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इन सब को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो मेरे सवाल सुनना, क्या हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर। क्या हम होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? यस सर। क्या हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? यस सर। क्या हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं भाई, फ्रैक्शंस को भी तो कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को भी तो कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रैक्शंस को भी। क्या हम डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? डेसिमल्स को भी कर सकते हैं, डेसिमल्स को भी कर सकते हैं। क्या हम डेसिमल्स को कर सकते हैं नंबर लाइन पे डिनोट या रिप्रेजेंट? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि हमने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे? नेचुरल पढ़े थे, होल पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे, रेशनल पढ़े थे, इरेशनल पढ़े थे। अभी तक तो हमने इतने ही पढ़े। इन सब को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इन सबको हम नंबर लाइन पे जब डिनोट कर सकते हैं, और ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे डिनोट या रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल होते हैं, तो ये सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आ गए मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आ गए क्योंकि हम इन सब को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। अब कई लोगों के ना दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 5 एक नेचुरल नंबर है, उसको तो हम डिनोट कर देंगे नंबर लाइन पे, ये कहीं 0 है, मान लो ये 5 है, कर दिया। 0 एक होल नंबर है, वो भी हो गया। -2 को भी कर देंगे। लेकिन ये रेशनल और इरेशनल को कैसे करेंगे? ये जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, इनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि अगर तो 8/5 है, ये रेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 1.6 आ गई, तो मुझे पता है नंबर लाइन में 0 कहीं ये है, 1 कहीं ये है, और 2 कहीं ये है। तो 1 और 2 के बीच में आधे से हल्का सा आगे लाऊंगा तो वो 1.6 मिल जाएगा मुझे। ठीक है। रेशनल नंबर की 2 डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर कहीं कुछ ऐसा आ जाए, कैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल जाए, तो क्या मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? क्या मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? मान लो मुझे कहीं ऐसा मिल जाए 0.3 पे बार, क्या मैं 0.3 पे बार यानी कि 0.33333 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे भाई? इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 1.3 हो जाएगा फ्रैक्शन में, 1/3 हो जाएगा फ्रैक्शन में। हाँ, अब 1/3 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब बस हमें नंबर लाइन पे 1/3 लोकेट करना है। ये रहा 0, ये रहा 1। अब इसके बीच में 1 के 3 इक्वल पार्ट कर देंगे। मान लो मैंने कहा 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। अब 1/3 है ना, 1/3 है,
तो पहले डिवीजन ढूंढो, वो हो जाएगा 1/3, वो हो जाएगा 1/3, यानी कि 0.3333। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कर दिया, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग को कर दिया, तो मतलब कि हमने रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब कोई कहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कैसे करोगे यार? √2 जो हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसको भी कर सकते हैं। 9th में अपना चैप्टर होता है रेशनल नंबर, उसमें सिखाया जाता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस हम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं, उसकी मदद से हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें डेसिमल में पता नहीं है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो हम निकालते रहेंगे इसकी डेसिमल वैल्यू, एग्जैक्ट तो हमें मिलेगी नहीं। लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड की मदद से हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, तब हम इसको कहीं ना कहीं लोकेट कर देते हैं। सिमिलरली अब जैसे पाई है, पाई भी तो इरेशनल नंबर है जो कि 3.14 कुछ आ रहा था, इसको कैसे लोकेट करेंगे? तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ होता है। हमने बचपन से पाई की वैल्यू कई क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करी है। अब एग्जैक्टली तो उसकी वैल्यू ये नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, आगे भी चलती जानी चाहिए। हमने अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया और हमने 3.14 को अपने यूज़ केस के हिसाब से चला दिया। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 ले लेते हैं पाई की और फिर उसको डिनोट करते हैं। तो मुद्दे की बात जो है वो ये है कि नंबर लाइन पे हम जिस भी नंबर को डिनोट कर पा रहे हैं वो सारे रियल होते हैं। और नंबर लाइन पे मेरे भाई, नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं, हम होल नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं, हम इंटीजर्स को भी डिनोट कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस मतलब कि अपने रेशनल नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़ी वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। क्या ये हमें समझ में आया? आना चाहिए। तो अब हमें समझ में आ गया है कि कैसे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब उनको नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो वो भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि रियल नंबर को हमें समझ आ गया। लेकिन जब रियल नंबर नाम की कोई चीज़ है तो क्या नॉन रियल नंबर भी होते हैं? है ना, जब ज़र रियल नंबर नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो क्या नॉन रियल नंबर भी होंगे? नॉन रियल, रियल नंबर क्या होते हैं? जो वास्तविक में हो, यानी कि वास्तविक नंबर बोल सकता हूँ मैं उनको। तो नॉन रियल कौन से होंगे? जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहली बात तो ये बताओ सर, क्या नॉन रियल होते हैं? हाँ, नॉन रियल नंबर होते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं आपको। ठीक है, रियल का मतलब होता है जो असल में एग्जिस्ट करता है, जिसकी कुछ वास्तविकता हो। और इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है नॉन रियल या इमेजिनरी, या कह दो काल्पनिक। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? नॉन रियल नंबर, या कह दो काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। सर समझ में नहीं आ रहा, रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, काल्पनिक क्या है? काल्पनिक नंबर हो सकता है, अरे भाई जैसे तुम उससे तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे प्यार करते हो, ये चीज़ रियल है। ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो, ये चीज़ रियल, मगर वो तुमसे प्यार करती है, ये चीज़ काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी। अब समझ में आया होगा, कुछ को आ गया होगा, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं समझ आया होगा। कुछ कह रहे होंगे मैं नहीं मानता कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं कह रहा हूँ भाई मत मानो, मत मानो, पूछ के देख लेना उससे। तुम उससे पूछ के देख लेना, फिर तुम यही कहोगे कि उसे किसी और से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, है ना? फिर तुम बोलोगे कि ये बात उसे मुझसे ज़्यादा रुलाती थी, मगर ये बात उसे तुमसे ज़्यादा रुलाती थी। दिल बहलाने को कहते हैं ना, वो गालिब ख्याल अच्छा है। और अब जिन बच्चों को शेर शायरी में मज़ा आ रहा होगा, जिन बच्चों को शेर शायरी में मज़ा आ रहा होगा,
उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखो गधे ही गधे हैं। ये वाली कविता सर्च करता, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखो गधे ही गधे। ये भाई, तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर हम समझ गए कि भाई तुम मुझसे प्यार करते हो, ये चीज़ रियल है, वो तुमसे करती है, ये नॉन रियल है, इमेजिनरी, काल्पनिक है ना। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है इमेजिनरी नंबर के लिए? नहीं, अभी हमें आगे कुछ और देखना है। तो इमेजिनरी नंबर अपने काल्पनिक होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है इमेजिनरी नंबर्स को एक्सप्लेन करने का? ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखो अपने जितने भी रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो या रेशनल हो या इरेशनल हो, जितने भी अपने रियल नंबर थे, सम के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। ये बात तो मानोगे? ये बात तो मानोगे यार। 5 नेचुरल भी है, होल भी है, स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। -2 एक इंटीजर है, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा यार, है ना। रेशनल 8/5 को बोल दूँ मैं, 8/5 को रेशनल बोल सकता हूँ, कितना आ जाएगा? 64/25 पॉजिटिव रहेगा। √3 इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 मिल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो चाहे अपना नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सबके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव, उनको बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर्स whose square is negative are known as imaginary numbers, are known as imaginary numbers। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो अपनी आ रही थी कि कई नंबर हमें ऐसे देखने को मिले जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? जब इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया, जब इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब ये जो इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमें और अच्छे से तब समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर कब पढ़ेंगे? हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म पता है क्या है? उसका मैथमेटिकल फॉर्म स्मॉल z है, ठीक। a+bi बोल दो या a+i भी बोल दो, ये जरूर लिख लेना। i को हम आयोटा बोलते हैं, i को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। और i² होता है -1। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, i² होता है -1, तो i कितना होगा? ये √(-1). यानी कि सर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है? बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिकल फॉर्म है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे a क्या है, i क्या है, b क्या है, अभी बताता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट कर दिया स्मॉल z से, मैथमेटिकल फॉर्म है। ये जो पार्ट होता है, एक जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो 2 पार्ट से मिलके बनता है, 2 पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? रियल प्लस इमेजिनरी। अच्छा, हाँ, रियल प्लस इमेजिनरी। ये जो ए है ये अपना रियल पार्ट है, ये अपना रियल पार्ट है। और ये जो +bi है, या इसको ib भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि b को इधर ही लिखना है, ये अपना इमेजिनरी पार्ट है, ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। bi क्या है? अपना इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और मैंने बता दिया i को आयोटा बोलते हैं, i² -1 होता है, तो i क्या हो गया? √(-1). ठीक है, तो एक चीज समझ में आ सकती है, या कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, देखते हैं कि सर अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा?
बी ज़ीरो हो जाए, तो अगर बी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंटू आई क्या होगा, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो आता है आंसर। तो अगर बी ज़ीरो हो गया, ए कुछ भी हो, रियल होगा, रियल पार्ट है तो रियल नंबर होगा ए में, तो z बराबर ए आ जाएगा सर। तो ये हमें प्योरली रियल नंबर मिल सकता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्योरली रियल नंबर कब दे देगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए। और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो तब हो सकता है जब बी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आई कभी ज़ीरो नहीं होगा, आई रूट ऑफ -1 के बराबर होता है, जो हमने यहाँ दिया। ठीक है। अच्छा सर, अगर रियल पार्ट ज़ीरो हो गया तो क्या हो, यानी कि अगर ए ज़ीरो हो गया तो क्या हो, तो हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा जो कि होगा, हमें बी आई मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अच्छा सर, एक एग्जांपल दे दो रियल, प्योर रियल नंबर का और प्योर इमेजिनरी नंबर का। यार यहाँ पे मैं 2 डाल दूँ, यहाँ पे तो 0 डाल ही दिया, तो मुझे 2 नहीं मिल जाए, प्योर रियल नंबर हो गया कि नहीं। 2 क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है ना, सब कुछ है भाई, तो रियल नंबर हो गया। प्योरली इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल दो सर। यार एक ही जगह 0 डाल दे, बी की जगह कुछ भी डाल दो, 3 डाल दूँ, 3i मिल जाएगा, -5 डाल दो, -5i मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर सर अगर ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, अगर ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, जटिल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वही तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मान लो मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ, यहाँ पर मैं बी की जगह 3 डाल दूँ, खत्म, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल z से हम डिनोट करते हैं, ये दिखा दिया। 2 पार्ट से मिलके बनता है, रियल और इमेजिनरी, ये भी बता दिया। रियल पार्ट ए होता है ना, इमेजिनरी पार्ट बी आई होता है पूरा, जिसमें आई जो है अपना आयोटा होता है। आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर हो जाता है -1। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इमेजिनरी नंबर अब समझ में आया होगा, रियल भी देख लिया, इमेजिनरी भी देख लिया, है ना। जैसे कि मैंने क्या बोला, आई है रूट ऑफ -1, और पिछले पेज पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, या वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैंने देखा नेगेटिव लगा है, इमेजिनरी हुआ। मतलब क्या हुआ, ये एक बार देखते हैं। देखो मान लो कहीं ऐसा लिखा है रूट ऑफ -4, ये इमेजिनरी है, क्यों, रूट के अंदर कुछ भी हो, माइनस आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, √4 इंटू √(-1) लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, √4 कितना होगा 2, √(-1) आयोटा, ये इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी हो गया कि नहीं हो गया, देखो प्योरली इमेजिनरी हो गया कि नहीं हो गया, बी आई के फॉर्म का है, बी यहाँ पे 2 हो गई, हाँ, √(-9) है, क्या करोगे, √9 इंटू √(-1) कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। अब देखो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने नेचुरल नंबर्स देखा, हमने होल नंबर देखा, हमने इंटीजर्स देखा, हमने रेशनल देखा, हमने इरेशनल देखा, हमने रियल नंबर्स पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, हमने इमेजिनरी भी देख लिया। जितना भी हमने क्लासिफिकेशन करा नंबर्स का, इन सब को अब एक वेन डायग्राम की मदद से अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी, सब इस वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने देखा था, तो आपने उसमें देखा था कि अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो हमें इमेजिनरी नंबर मिल जाता था, इमेजिनरी 0 हो गया तो रियल मिल जाता था। और रियल नंबर बहुत तरीके के होते हैं, तो एक बात तो
तय है कि रियल नंबर जो है वो आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं ना कहीं रियल नंबर का बाप है ना, कहीं ना कहीं वो रियल नंबर का बाप है। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ जो मेरे दिमाग में है। मेरी फिगर्स यहाँ से काम नहीं कर रही यार, इसलिए मुझे पेन से बनानी पड़, वरना अभी तक मैंने बना दी होती, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं वरना। अब देखना, इसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, उसके अंदर रियल नंबर का सेट आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दूं तो रियल नंबर का सेट आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ओके। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स रियल होते हैं? हाँ होते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, आपने बताया। ठीक है, क्या रेशनल नंबर ओके रियल? बिल्कुल होते, उनको भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या -5 एक रेशनल नंबर है? बताओ, क्या -5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो इंटीजर्स रेशनल होते होंगे? हाँ, इंटीजर्स रेशनल होते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। 4 जो है, क्या वो इंटीजर है? क्या वो होल नंबर है? वो तो होल नंबर भी है, वो तो होल नंबर भी है। ये बात भी समझ में आ गई। क्या जो अपना 1 है वो नेचुरल नंबर है? नेचुरल है, नेचुरल है। एक सर्कल मैंने ज़्यादा बना दिया है, एक सर्कल मैंने ज़्यादा बना दिया है। तो अब इस वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अपना सेट आया, ये पूरा ही है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, समझ लो इन सब का बाप। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो रियल नंबर मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चा कौन आ गया यार? कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चा रियल। ठीक है, ये जो पूरा सेट है ना, ये पूरा जितना शेड कर दिया मैंने, ये पूरा का पूरा अपना कॉम्प्लेक्स में आ जाए। वेन डायग्राम का मतलब यही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया रियल। ये जितना पार्ट है जो येलो के अंदर आ गया, ये सारा का सारा रियल है, सारा का सारा रियल है। इरेशनल, रेशनल, होल, नेचुरल, इंटीजर, सारा का सारा। अच्छा, ये अपना रेशनल अलग है, रेशनल ये अलग है। रेशनल के अंदर कौन कौन सा पार्ट है? इंटीजर, होल, नेचुरल। ठीक है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि जितने भी होल नंबर या नेचुरल नंबर हैं वो सारे इंटीजर तो होंगे ही होंगे। और होल नंबर के अंदर आ गया नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या आ गया? नेचुरल नंबर। जितने भी इंटीजर क्या वो सारे होल या नेचुरल होंगे? ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि देखो, इंटीजर के अंदर मैंने होल और नेचुरल लिखा है, इसका मतलब ध्यान से सुनना। वेन डायग्राम जिसको नहीं आता होगा उसको इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, जब हम रीजनिंग में पढ़ेंगे। इंटीजर्स के अंदर मैंने होल नंबर या नेचुरल नंबर लिखा है, यानी कि होल नंबर जो है, होल नंबर का जो सेट है वो कहीं ना कहीं सबसेट होगा इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में अपना -4 भी आता है, उसको हमने होल में नहीं पढ़ा है।
ठीक है, इसका मतलब है कि सारे, इसका मतलब पता है क्या है? कि सारे होल नंबर इंटीजर हैं मगर सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। यही इस वेन डायग्राम का मतलब है और यही इसका मतलब। ठीक है, तो ये अपना वेन डायग्राम था जिसको मैंने बहुत गंदा कर दिया है। तो इसको एक बार कोशिश करते हैं अगले पेज पे साफ तरीके से बनाने की। और यार अब पता नहीं कैसे बन गया ये, पहले बन नहीं रहा था, फिलहाल बन गया है, जो कि अच्छी बात है अपने लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स। अच्छे से बनाएंगे इसको। सबसे पहले आगे कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर आएगा अपना रियल नंबर्स। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। चलो इतना ही रहने देते हैं। इसके अंदर कौन सा आएगा? रियल। रियल नंबर्स। रियल के बाद कौन सा आएगा ये देखना है अपने को, है ना। रियल के अंदर एक तो आ जाएगा अपना इरेशनल, और कौन सा आ जाएगा? रेशनल। ठीक है ना, इरेशनल और रेशनल। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आएगा? रेशनल के अंदर इंटीजर्स आते हुए देखेंगे। रेशनल के अंदर इंटीजर्स आते हुए देखेंगे। इंटीजर्स के अंदर कौन आते हुए देखेंगे हम? डायग्राम मैंने पीछे भी बना दिया है, तो अब तक तुम्हारी कॉपी में अच्छा डायग्राम बन जाना चाहिए था। मैंने जो पीछे बनाया वो एक्सप्लेन करते करते खराब हो गया, तो इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी कॉपी में एक्सप्लेन थोड़ी करना है। और अगर गंदा बनाया था, नहीं बनाया था, तो अब बन जाना चाहिए, हालांकि बन पहले ही जाना चाहिए था। यहाँ पे फाइनली आ जाएंगे अपने नेचुरल नंबर्स। तो ये वेन डायग्राम है और इससे पूरा क्लासिफिकेशन नंबर्स का हम समझ सकते हैं। इससे हमें अपने नंबर्स का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में, रेशनल नंबर्स पे, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल करेंगे, बेसिक सा सवाल। फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/2। जिनको आता हो वो कर दें, जिनको नहीं आता है वो देखें इसका मतलब क्या है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कि ऐसा मिलेगा नहीं, इसका यूज भले कहीं आ जाए लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा कि किसी रेशनल नंबर का 1/2 रेशनल तो है ना, 1/2 है, रेशनल है, इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ढूंढने। इक्विवेलेंट का मतलब समझ नहीं आया होगा कई लोगों को। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू सेम, दिखने में सेम नहीं होगा लेकिन वैल्यू कहीं ना कहीं सेम होगी। जैसे कि इस चीज़ से ले लेते हैं 1/2 और
5/10, 1/2 और 5/10। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं या दोनों रेशनल नंबर हैं, इनकी वैल्यू क्या है? सेम है, 0.5 0.5, लेकिन लिखे तो अलग तरीके से गए ना। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है। वैल्यू सेम है लेकिन दिखने में अलग अलग हैं, ये इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यही मेरा मतलब था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ढूंढो 1/2 के। और इसको हम कैसे ढूंढेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स? सिंपल सा तरीका है यार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 को मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2/4 मिलेगा। 1/2 को जब मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 3/6 मिल जाएगा। जब मैं 1/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 4/8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम अपने रूल्स, इरेशनल और रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जब हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा हमेशा। कैसे? देखो, दो कंडीशंस। ठीक है, अपनी दो कंडीशंस कौन कौन सी मुझे बताना। क्या 4/5 रेशनल है? बिल्कुल है। क्या 2/5 रेशनल है? बिल्कुल है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐड करेंगे 6/5 आएगा, है ना। तो रेशनल को ऐड करने पे 6, ये दो रेशनल नंबर थे, इनको ऐड करा 6/5 मिला। क्या रेशनल है? हाँ, तो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे रेशनल नंबर मिल गया। सब्ट्रैक्ट कर देते तो 2/5 मिलता आंसर। बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट करने पे भी रेशनल मिल जाता। ये तो तब हो गया जब डिनोमिनेटर सेम थे दोनों के। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो क्या करते? मान लो इधर 1/4 है, रेशनल है, हाँ। इसमें ऐड कर रहे हैं 1/6 को, क्या रेशनल है? बिल्कुल है। एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/12 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, सीधा सीधा ऐड करेंगे, 5/12 मिल जाएगा आंसर। क्या ये रेशनल है? बिल्कुल। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल ही रिजल्ट हमें मिलता है ना। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो 1/12 आता है जो कि रेशनल है। तो रेशनल में रेशनल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमेशा रेशनल होगा। अब बारी आती है इर्रेशनल की, कि इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड करने पे क्या मिलता है। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल जब हम ऐड करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है ना, वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कैसे? इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो यार मैंने ये रेशनल √2, इसमें √3 ऐड कर रहा हूँ, क्या मिलेगा? यही रहेगा यार, इर्रेशनल को ऐड करने पे इर्रेशनल मिला। ठीक है, अच्छा मान लो यार ये है √3 -1, इर्रेशनल है? बिल्कुल है। प्लस क्या है यार, 1 -√3, ये भी इर्रेशनल है। अब इन दो इर्रेशनल नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, जो कि रेशनल है। जो कि क्या है मेरे भाई? रेशनल है। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड करने पे रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। रिजल्ट क्या हो सकता है अपना? इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे खुद से और एग्जांपल्स सोच सोच के देखना, क्योंकि अभी यार हम लोग हल्का दाम रख रहे हैं, अभी कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो अभी होमवर्क यही रखो, खुद से एग्जांपल सोचो, कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अच्छा इरेशनल में से इरेशनल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो? तो भी भाई यही होगा, रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। देखो, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? √2 -√3 इरेशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूं √3 + 1, इरेशनल है भाई। ठीक है, माइनस कर दूं मैं √3 + 1, रिजल्ट क्या मिलेगा? 0, रेशनल, है ना।
तो रेशनल में रेशनल ऐड सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट रेशनल होगा। इरेशनल में इरेशनल ऐड सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अच्छा, रेशनल में इरेशनल ऐड कर दे तो, रेशनल में इरेशनल ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल होगा। रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल होगा। 5 रेशनल है, √2 इरेशनल है, ऐड करोगे यही रहेगा आंसर, आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इरेशनल हो गया। 5 रेशनल है, √3 इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करो, हो गई इरेशनल। तो रेशनल में चाहे रेशनल ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशनल इंटू रेशनल, ऑलवेज रेशनल है यार। रेशनल इंटू रेशनल विल बी ऑलवेज रेशनल। 2/3 इंटू 5/6, क्या आंसर आएगा? 10/18। रेशनल है ना, रेशनल है 10/18 तो, है कि नहीं बता दो? बिल्कुल रेशनल है। तो रेशनल इंटू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, रेशनल इंटू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल कर देते हैं, क्या मिलेगा? रेशनल इंटू इरेशनल कर देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बताना। रेशनल नंबर लेते हैं कोई सा, कौन सा लें सर? सर 4 रेशनल है क्या? बिल्कुल है यार। सर √3, 4√3, क्या है ये 4√3? बताओ बताओ। इरेशनल नंबर है मेरे भाई, तो रेशनल को इरेशनल से जब मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा इरेशनल। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, आंसर क्या मिलेगा? √6 इरेशनल है। 5√2 इंटू 3√2, दोनों के दोनों नंबर इरेशनल है, ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 30, रेशनल आ जाएगा। तो इरेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये अपने रूल्स थे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने पर। डिवीजन के रूल, जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वही डिवीजन के रूल। एग्जाम्पल खुद से देखना डिवीजन की, क्योंकि रूल भी सेम है। ठीक है, तो ये अपने रूल्स थे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए। ये अपने रूल्स थे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए। अब एक चीज और पढ़ते हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, और वो चीज है रेशनलाइजेशन। वो चीज है रेशनलाइजेशन। देखो, अभी ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ हम थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में जब जो हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे, HCF, LCM, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, ये सब पढ़ेंगे, तो मैं लेक्चर के अंदर तो क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा ही करूँगा, उसके अलावा जो अपनी रैंक एडवांसमेंट कोर्स होगा उसमें तो क्वेश्चन हम करेंगे ही करेंगे। और जो ये क्लासिफिकेशन वगैरह हम पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन सीधा रैंक एडवांसमेंट कोर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं कि हम लेक्चर्स में क्वेश्चन करेंगे ही। ठीक है, अभी काम हल कर रख रहे हैं। फिलहाल रेशनलाइजेशन पे आते हैं। तो कई बार ऐसा होगा यार कि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल होगा, तो हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत का इलाज ये है कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें। इरेशनल डिनोमिनेटर को जब हम रेशनल बनाना चाहते हैं तो उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है 1/√7, इसको हमें रेशनलाइज करना है। इसको हमें रेशनलाइज करना है, पता है कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू √7, √7 देगा। √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? √7 को मैं 7⁻1/2 लिख सकता हूँ, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 7⁻1/2 से। ये क्या हो जाएगा? 7⁻1/2 प्लस 1/2, 7⁻2/2, 7⁻1, 7 हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इरेशनल था, उसको हमने रेशनल बना दिया, यही तो होती है रेशनलाइजेशन।
डिनोमिनेटर इरेशनल था, उसको हमने रेशनल बना दिया, ये होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजेशन। पहला क्वेश्चन हमने देखा, अब और देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं एक बार, खुद से करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1/5 - 3√2, इसको करके देखो। वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, और नहीं समझ आ रहा हो तो देख कैसे करेंगे। क्या बोला था मैंने, डिनोमिनेटर जहाँ पे इरेशनल होता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं मतलब उसको रेशनल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर से ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि 5 - 3√2 से करेंगे, 5 - 3√2 से करेंगे हम, 5 - 3√2 से करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा, मतलब कि 5 + 3 रूट से करें, 3√2 से करें, नहीं, यहाँ पे हम कह लो कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या मतलब, मतलब कि इसको जब हम रेशनलाइज करने जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, साइन चेंज कर देना है बस। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, देखते जाओ, 5 - 3√2 अपन a + b × a - b, a² - b², 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, है ना। क्या मिलेगा, 5 - 3√2 अपॉन 25 -9 2 18, है ना। ये 18 कैसे है समझ में आया ना, 3 का स्क्वायर करा 9 और √2 का स्क्वायर करा तो 2, तो 9 × 2 18, तो 5 - 3√2, 25 - 18 7। देखो डिनोमिनेटर अपना इरेशनल था, रेशनल बन गया, खत्म सवाल है, सवाल खत्म। यही तो है रेशनलाइजेशन, यही तो है रेशनलाइजेशन। एक क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मुझसे करना है यार। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे करना। क्या कह रहे हैं, x एंड y आर रेशनल, x एंड y आर रेशनल एंड 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 is equal to x + y√5. Find x and y. x और y रेशनल है, 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 is equals to x + y√5. Find x and y. कैसे करा जाएगा, आओ देखते हैं। सिंपल सा तरीका है, डिनोमिनेटर हमने देखा इरेशनल है, तो पहले तो उसको रेशनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, 4 - 3√5 का डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से यानी कि 4 + 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर a + b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे a² - b² मिल जाएगा। तो a² 4 का स्क्वायर 16 + b² यानी कि 3√5 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 5 45 + 2ab, 2 × 4 8, 8 × 3√5 24√5। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे करनी है, इससे भी तेज करनी है, इससे भी तेज करना है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए हल्के कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तेजी से करना है हमें। 4 का स्क्वायर 16, 3√5 ऊपर क्या था बताओ, 3√5 ऊपर क्या आया था, 45 आया था कि नहीं आया। 16 + 45 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 24√5 है कि नहीं है। 16 - 45 कितना हो जाएगा, 16 - 45 कितना हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अब
अब इसको ऐसे लिख दो यार, 61 अपॉन, डिनोमिनेटर नेगेटिव था ना, ऊपर ले आओ उस नेगेटिव साइन को, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, LHS, ये LHS है अपना, है ना। अरे इसी को तो रेशनलाइज करके हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये LHS है, ये RHS है, कंपेयर करो, x कितना आएगा, y कितना आएगा, खत्म सवाल, सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो इस लेक्चर में हमने अपना काफ़ी कुछ देखा, डेसिमल एक्सपेंशंस देखी हमने हमने और क्या देखा, रेशनल इरेशनल देखा, इमेजिनरी देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, काफ़ी कुछ देखा। अगले लेक्चर में हम इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, और कोशिश रहेगी कि अगले लेक्चर से हम आगे के और टॉपिक्स अपने चालू बढ़ें, ठीक है। तो इस लेक्चर को भी रिवाइज कर लेना, और जो मैंने कहा था कई चीज़ों के एग्जाम्पल्स खुद से सोचो, क्योंकि अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है, अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम रैंक एडवांसमेंट पोर्शन नहीं कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम्पल्स को खुद से सोचना कई जगह पे, ठीक है। और NCERT सॉल्व कर सकते हो यार, अगर कुछ क्वेश्चन मिले, क्लास 9th की NCERT में मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिले तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ओके।